हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। आप ओनली आईएएस की तरफ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। यहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से ये चैनल है। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। 31 मई से ओनली आईएएस की तरफ से कोर्स शुरू हो रहा है 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम डीपीपी। इस कोर्स के अंदर क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज के वीडियो लेसन मिलेंगे। एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल होगी। रोज़ाना 10 एमसीक्यूज़ होंगे, पढ़ाई करो, टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट होंगे, सीसेट के टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। मोबाइल की ऐप के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर वेबसाइट के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको जाना होगा dpp.onlyias.in पे आपको जाना होगा और आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से 7007931912। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 बनाया, जिसका उद्देश्य था हमारे एक्वेटिक जो रिसोर्सेस हैं उनकी होलसमनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, इससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है कि इस एक्ट के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के फंक्शंस डिसाइड किए गए हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल पे। दूसरा बोला है सीपीसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है किसी मैटर पे, लाइक जो हमारे एक्वेटिक रिसोर्सेस हैं उनको रिस्टोर कैसे करें, उनको मेंटेन कैसे करें, वाटर के अंदर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें। तो ये जो एक्ट है 1974 वाला वाटर, उसके अंदर सीपीसीबी को एस्टेब्लिश किया गया है और सीपीसीबी को नेशनल लेवल की जिम्मेदारी दी गई है, ना कि स्टेट लेवल की जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीपीसीबी एडवाइस कर सकती है भारत सरकार को कि वाटर को कैसे हम जो वाटर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको अबेट करें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हो और यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अमोनिया के बारे में दिया है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसमें पंजेंट स्मेल आती है, मतलब तीखी गैस, तीखी जो है वो गंध आती है बहुत। ठीक है। दूसरा है कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। सेकंड का मतलब है कि ये एक पॉल्यूटेंट है जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहता है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे जीव जंतु हैं, उनके फैटी एसिड के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तीसरा बोला है इसको हम नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचुरली मतलब मान लीजिए कि हमारे जो कैटल है, लाइक गाय हैं, तो गाय के जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गाय का गोबर हो, यूरिन हो, उसके अंदर भी अमोनिया मिलता है। आर्टिफिशियली तो हम इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करते ही हैं। दूसरा देखो, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं है। रीज़न ये है कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपने सुना होगा। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3, एक N होता है और 3 हाइड्रोजन इसके एटम होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू क्या होता है कि अमोनिया बनती रहती है, नाइट्रोजन में चेंज होती रहती है, फिर अगर कहीं से हाइड्रोजन मिल जाता है तो अमोनिया बनती रहती है। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है और इसको अगर हम स्मेल करेंगे तो बहुत पंजेंट स्मेल आती है। अगर आप
दूसरा स्टेटमेंट भी कैंसिल आउट कर देते हो तो हम इजीली ऑप्शन सी पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप डिटेल के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोला है कि इसको DPIIT के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दूसरा बोला है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को मेज़र करता है। तीसरा बोला है अगर इसमें 50 से ज़्यादा नंबर अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। पहला बिल्कुल गलत है, DPIIT इसको लॉन्च नहीं करती है। दूसरा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, ये मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है। आप PMI इंडेक्स के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते ही रहते होंगे, हर महीने लगभग ये आता है। तीसरा बिल्कुल सही है, अगर हमारी रीडिंग 50 से ज़्यादा है तो एक्सपांड कर रही है वो इंडस्ट्री। अगर 50 से कम है तो वो इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, थर्ड ओनली। यहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसको IHS मार्केट इंडिया नाम की एक एजेंसी है, ये इसको पब्लिश करती है। और सेकंड भी गलत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। 50 से ज़्यादा, 50 से कम या 50 के बराबर। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। देखो औषधि एक हिंदी वर्ड है, औषधि का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन। एक स्कीम के बारे में दिया है। पहला बोला है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने लॉन्च किया है। दूसरा बोला है कि इसका उद्देश्य है कि जो आम जनता है उसके हेल्थ केयर के बजट को कम करना। और ये कैसे कम होगा? आम आदमी को जेनरिक मेडिसिन मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस में। देखो दवाइयाँ दो तरीके की होती हैं, एक होती है ब्रांडेड, दूसरी होती हैं जेनरिक। दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि अंतर नहीं होता है। अगर हम लिटरेचर में देखें, अगर न्यूज़पेपर और बाकी सबको देखेंगे तो वो बोलेंगे कि बिल्कुल भी भाई ऐसा कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। ब्रांडेड होती हैं ऐसी कंपनियां जैसे लाइक सिप्ला, रेनबैक्सी, मैनकाइंड, ये सब जो अपनी दवाइयां बनाती है। फिर इसके बाद उसी सेम फार्मूला को यूज़ करके अगर कोई छोटी कंपनी बना दे, कोई सरकारी कंपनी दवाइयां बना दे तो वो जेनरिक हो जाती है। हालांकि दोनों के जो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट हैं वो दोनों सेम रहते हैं। तो अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो चाहे आप सिप्ला की दवाई खरीदो या कोई अन्य कंपनी की दवाई खरीदो, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, लोगों को देना है, हमें जेनरिक मेडिसिन देनी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बोथ 1 और 2। अगर देखो जनरली आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे या बाहर भी अगर देखोगे, जनरली आप सरकारी हॉस्पिटल में एक दवाइयों की दुकान देख पाओगे जहाँ लिखा रहेगा कि हमारे यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती है 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, इस तरीके से। तो गरीब आदमी के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर में सबसे बड़ी समस्या ये है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल की कंसल्टेशन फ़ी, ये बहुत ज़्यादा रहती है। उसी को देखते हुए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। हिंदी में देख सकते हो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेंटोनाइट सल्फर एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये क्या चीज़ है? कोई एक्सप्लोजिव है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, नन ऑफ द अबव है। इस तरीके का सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें दिया था कि मिथाइल पैराथियोन और बाकी कुछ दिए थे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्या है? देखो अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में आपने कहीं देखा हुआ तो आप इजीली देख पाओगे कि ये फर्टिलाइज़र है। कुछ मेजर जो हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे जो फसलें हैं उनको चाहिए, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास जिसको पोटेशियम होता है, सल्फर। ये हमारे मेजर जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि लोग यूरिया को कम से कम यूज़ करें, इसकी जगह डाई अमोनियम फॉस्फेट, NPK, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ करें। तो ये बेंटोनाइट सल्फर और सिंगल सुपर फॉस्फेट ये क्या चीज़ है? ये एक तरीके का हमारा फर्टिलाइज़र है, ठीक है।
हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछला जो हमारा सेशन था उसमें था कि भाई इंडिया के अंदर कोरल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो कोरल अपने को देखो गोवा के अंदर मिल जाएगी, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर है ना कि गल्फ ऑफ खंबात के अंदर है। बाकी लक्षद्वीप के अंदर मिल जाएगी, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर मिल जाएगी। हमें अंडमान निकोबार की ओर साइड में भी हमें कोरल देखने को मिल जाते हैं। आज आपको बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस लिए बनाई गई है, इस स्कीम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर बताइएगा, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, बाकी सारी चीज़ें। और इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकी अदर स्टूडेंट भी इनका बेनिफिट ले सकें। तो ओनली इससे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।